आप जीवन में बहुत अच्छा करें और आपका जीवन बहुत ही बेहतर चले। आज ज्योमेट्री की आखिरी क्लास है, इसके बाद आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी, जिसके अलावा आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज जितना आपको दिया गया है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए और उसके बाद ये प्रैक्टिस क्लासेस कर लीजिए, उतना पर्याप्त है। लगातार सोचिए, हमने इतनी प्रैक्टिस क्लास चलाई, मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी। आज की क्लास में कुछ और नई नई चीज़ें जानेंगे। जैसे एक ये सवाल है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु टी पी क्यू पर है। बहुत ही प्यारा सवाल है, सीधे सीधे करेंगे क्योंकि आपको ये पीडीएफ पहले ही मिल चुकी है। आपके पास सारे सवाल आ चुके हैं। मैं देखना चाहता हूँ आपने इस सवाल को किस तरीके से किया था। पी क्यू आर, टी पी क्यू पर एक बिंदु है, टी पी क्यू पर एक बिंदु है, ठीक है। एस पी आर पर एक बिंदु है, एस पी आर पर एक बिंदु है। यदि पी टी और टी क्यू 4:5 में है, ये 4 और ये 5 है। पी एस और एस आर 2:3 में है, ये लो। और बिंदु यू एस क्यू और टी आर का चौराया है, मतलब U is the intersection point of SQ and TR। ये TR और ये SQ का U इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर US में QU की लंबाई का अनुपात क्या है, यानी US और QU की लंबाई बतानी है। ऐसे सवाल में हमें सबसे बेस्ट तरीका जो रहता है वो रहता है मास पॉइंट ज्योमेट्री। आपने सीखी होगी, जो आपको वीओडी प्रोवाइड किया गया, उसमें एक मास पॉइंट ज्योमेट्री की पूरी क्लास है, आप देख सकते हैं। बस आपको तरीका मुझे बताना था कि कैसे हम ये लगा पाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हमें ना लाइन को स्टेबल करना होता है। और वो लाइन स्टेबल कैसे होती है मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, हिंट भी दे देता हूँ आपको। जैसे इस लाइन को मुझे यहाँ पे स्टेबल करना है और यहाँ पे M1 वेट है, यहाँ पे M2 वेट है, और ये दूरी x है और ये y है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये इसका सेंटर ऑफ मास काम करे, तो उसके लिए जरूरी है कि M1x बराबर होना चाहिए M2y, तभी ऐसा होगा। या आप यहाँ से कह सकते हैं कि M1/M2 बराबर होगा y/x। उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। जैसे अब मैं ये कह रहा हूं, इसके हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे 4 वेट होना चाहिए अगर ये यहाँ पे फिक्स है तो, और यहाँ पे 5 वेट होना चाहिए। इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे 3 वेट होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो मैंने कहा 3 और 5 का मल्टीपल मैंने 15 ले लिया कि यहाँ पे 15 वेट होगा। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पे 15 वेट है, 5 तिया 15, तो 4 तिया यहाँ 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे 3 पंजे 15 है, तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 तिया 15 और 10 आ जाएगा, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे टोटल मास वर्क करता है। जैसे यहाँ की बात करूं तो M1 प्लस M2 करता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, यहाँ 15 है और यहाँ 10 है, तो आपने कहा बीच में यहाँ 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर यहाँ बीच में 25 है और यहाँ 12 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 25 और ये 12 हो जाएगी, क्योंकि जो मास यहाँ है वो दूरी ये हो जाएगी, जो मास यहाँ है वो दूरी ये हो जाएगी। तो हमसे यही पूछा था सवाल में कि क्यू यू यानी 25 और यूएस का जो अनुपात है वो 25/12 होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को करने का, ऐसे सवालों से डील करने का, ठीक है। आपको समझ आ रही है आदि जी? वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा तेज पढ़ेंगे। देखो सवाल क्या है। सवाल यह है कि सीई डीई एक दूसरे के बराबर है, सीई और डीई एक दूसरे के बराबर है, हो सकती है, जबकि ओ सर्किल का केंद्र है। यदि चाप ए बी का माप 60 डिग्री है, द मेजर ऑफ आर्क ए बी 60 डिग्री है, 60 डिग्री बता रखा है, ठीक है। तो त्रिभुज एओबी के क्षेत्रफल से त्रिभुज सीडी के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा, बता सकते हैं अनुपात? देखिए, आप समझेंगे कि ये तो 90 डिग्री कोण होगा, क्योंकि ओ सेंटर है और ये डायमीटर है, 90 डिग्री होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसको ए मान रहा हूं तो ये भी ए होगी, रेडियस है, और ये भी ए होगी, होगी। अब आप कहेंगे कि अगर ये 90 है और ये बराबर दे दिया आपने, तो ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये ए यानी कि ये A√2 है, ये A√2 है। अब आपके पास सब कुछ आ चुका है। अब अगर आप AOB का एरिया निकालेंगे, AOB का, तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और CED का निकालेंगे तो वो एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एरिया होगा √3/4 A²। इसका एरिया होगा हाफ A√2 इंटू A√2, ठीक है।
टू से ये √2 से √2 कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, उत्तर कितना आ जाएगा √3/4। √3/4 इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था। बस इस सवाल में एक यही था कि हम ये कर पाए कि सेंटर से जो सरकमफ्रेंस की दूरी है वो सब रेडियस होगी, तो उसको ए मान लिया हमने। तो कोई मुश्किल नहीं था इस सवाल में। प्रशांत गौतम पूछ रहे हैं एसएससी स्कैम में रिवाइज रिजल्ट आएगा? देखिए कोशिश तो पूरी है कि आए, और हिम्मत भी पूरी लगाई है कि आना ही चाहिए, हर हाल में लाकर ही रहेंगे, और उस पर काम भी चल रहा है। आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। ये सवाल देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा ए बी 9 है, ये भुजा 9 है, और बी सी 12 और ए सी 15 यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। बी एफ और बीई कोण ए बी सी के त्रिगुण है यानी ट्राई सेक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि ये 30-30 है, ये 30 और ये 30, तो ये पूरा 60। अब आप कहेंगे मैंने इसको 60 क्यों लिखा है, क्योंकि सवाल में मुझे बीई पूछ रहा है। तो मैंने आपको ऐसे सवाल करने का क्या तरीका बताया था, याद करो। मैंने कहा था आप इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। आप इन दोनों का एरिया निकालोगे, हाफ 12x इंटू साइन 30 1/2 प्लस हाफ 9x इंटू साइन 60 √3/2, और बराबर पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ 9 × 12, 9 × 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा हाफ से हाफ तो हम काट ही लेते हैं, बाकी रहने देंगे जो करना होगा। तो आपने कहा कि जी x बराबर आ रहा है, ये 2 उधर चला जाएगा, 12 निम्मा 108 दूनी 216 बटे 12 और 9 21, नहीं 12 प्लस 9 √3 आएगा, 12 प्लस 9 √3। तो मैंने क्या किया, 3 से कॉमन लेके काट दिया 3, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 4 प्लस 3 √, यानी उत्तर आ गया x की जो वैल्यू 72/4 प्लस 3 √3। ऐसे सवाल हमने कई पीछे भी किए हैं कि जब भी अगर सेंटर से कोई लाइन जा रही है किसी ट्राइंगल में और उसकी लंबाई निकालनी है, तो हम दोनों ट्राइंगल के एरिया के सम को पूरे ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर रख देंगे। ये बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को करने का। बोलो भाई। रामू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं रामू की इज्जत करता हूँ। भले ही रामू अपनी इज्जत करे ना करे, मैं रामू की इज्जत करता हूँ। ये सवाल देखिए बड़ा प्यारा था। ये कह रहा था परिधि 3 √3 का एक समबाहु त्रिभुज एक और समबाहु त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। अच्छा, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर 3 √3 इंस्क्राइब्ड इनसाइड अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल एज गिवन इन द फिगर ए बी बराबर 1। व्हाट द एरिया ऑफ द लार्जर इक्विलेटरल ट्राइंगल। बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखना। मैं ये कह रहा था कि ये अंडर रूट तीन और अंडर रूट 3 है, और ए बी जो है वो 1 है, यही दिया हुआ है, ए बी 1 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है बाहर वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या हम बेस्ट अप्रोचेज लगा सकते हैं, बता सकते हैं आप? अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर ये √3 है और ये 1 है और ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री तो भैया तभी होता है जब ये परपेंडिकुलर हो। अगर ये 60 डिग्री आप बोल रहे हो और ये √3 बोल रहे हो और ये 1 बोल रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि ये परपेंडिकुलर होगा? ये 90 डिग्री बना हुआ है, मानते हो या नहीं? और अगर ये 90 डिग्री बना हुआ है तो ये √3 ये 1 ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी जो बड़ी वाली भुजा है वो 2 हो जाएगी। क्या हुआ, सब सही है ना? ठीक है, तो मैंने कहा ये 2 हो जाएगी, ये 2 है, तो ये आप समझो कि ये सेम ट्राइंगल है। ये 60 डिग्री, ये अंडर √3, ये बन ही तभी पाएगा कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी इधर परपेंडिकुलर होगी, यानी ये भी 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। ये बन ही तभी पाएगा, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा। बात समझ रहे हैं नहीं? अब आपने कहा कि मेरे को तो इसकी भुजा मिल गई, और जब मेरे को इसकी भुजा मिल गई तो एरिया कैसे निकल आएगा, अंडर √3/4 ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 9 √3/4 उत्तर आ जाएगा। क्या ये सवाल कर पा रहे थे आप? नवीन गौतम, गुड आफ्टरनून। चार्ज कभी मेरा लैपी रहे। 2008-9 में लैपटॉप को लैपी कहते थे लड़के, प्यार से, मेरा लैपी। अब तो ये कंसेप्ट चला गया या ये ट्रेंड चला गया, बट एक जमाना था जब ऐसा ट्रेंड था कि लोग लैपी कहते थे। हजारों गम
हैं इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें, कोई कह दे। ये सवाल बड़ा प्यारा था। चित्र में आयत एबीसीडी के अंदर समकोण त्रिभुज एईडी और बीएफसी का निर्माण किया गया ताकि एफ डी पर स्थित है। यदि एई 21, सीडी 72, बीएफ 45, तो एबी की लंबाई कितनी हो? देखिए, एबी की लंबाई निकालने का एक ही तरीका है दोस्त, कि हमने एक लाइन खींची, ये भी एबी के बराबर होगी, परपेंडिकुलर लाइन खींची है हमने। आपने कहा कि जी एफ एम निकाल दो और एफ एन निकाल दो, बात बन जाएगी। यानी जो ए बी है वो एम एन के बराबर होगी, और एम एन निकालने के लिए एफ एम प्लस एफ एन, दो निकल आए तो बात बन जाएगी। हमने कहा बिल्कुल बन जाएगी। आप ही बताइए क्या क्या दे रखा है। ए ई 21 दे रखी है, ये 21 है, और ईडी 72 है, ये 72। आपको पता होगा 7 तिया 21 और 24 तिया 72, तो 25 तिया 75, ये 75 आ जाएगी। कैसे? ट्रिपलेट लगा दिया, 7 24 25 वाला। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, 7 तिया 21, 24 तिया 72, 25 तिया 75, ये ट्रिपलेट लगा दिया। ठीक है, कि ये 75 आ गई। अगर वो 75 है तो ये भी 75 होगी, इसमें कोई दो राय? तो आप बोलेंगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा बी एफ 45 है, मैंने कहा ये 45 है, अच्छी बात है। अगर ये 45 है, 15 तिया 45, पन्ना 75, 15 चौका ये 60 हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये 3 ये 4 ये 5, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, पन्ना 75। तो आपने कहा एफ एम तो आसानी से निकाल सकता हूं मैं, एफ एम होगा। ये कैसे निकलता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमने पढ़ा है कि जी 45 गुणा 60 बटे 75, पन्ना 75, 15 चौका 60, पानी में 45, 9 चौक 36, ये 36 आ गया। एफ एम 36 आ गया, ये 36 आ गया। अब एफ एन निकालना रह गया। अब एफ एन कैसे निकलेगा? तो बता सकते हैं कैसे निकलेगा? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं एक छोटी सी बात, देखो एफ एम निकालने के लिए मैंने कहा है इस एंगल को मैं अल्फा लूंगा, तो आपने कहा टेन अल्फा जो होगा, जो टेन अल्फा होगा वो बराबर होगा, एक तो 21/72 के बराबर है टेन अल्फा, और एक टेन अल्फा बराबर है एफ एन बटे एन डी, और खुद एन डी किसके बराबर है? तो आपने कहा एम सी के। अब एम सी हम निकाल सकते हैं, ये हमने सीखा था राइट एंगल ट्राइंगल में, कि ये किसके बगल में? इस 60 के, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर बटे 75। ये सब सीखा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब कुछ पहले से सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तो अब ये 15 चौका 60 और पन्ना 75, और 5 से इसको काटा तो 12 बार, 12 चौक 48 आ गया। अगर मैं ये 48 यहाँ रख दूं, एफ एन बटे 48 यहाँ रख दूं, तो आप कहेंगे 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 3 सत्ते 21, एफ एन आ गया जी 14। मुश्किल सवाल था ये, आसान नहीं था। एफ एन 14 आ गया। अगर एफ एन 14 आ गया तो हमने यहाँ पे रख दिया 36 प्लस 14, उत्तर कितना आ गया जी? 50। अच्छा सवाल था, टेक्निकल सवाल था। और कोई तरीका जो आपके दिमाग में है इस सवाल को करने का, तो आप बताइए करके उधर लगा दे। बोलिए भाई, अगर आपके दिमाग में है तो। सर रिचा पर्सनैलिटी हो, मुझे तो जैकेट में ठंड लग रही है और आप टी शर्ट में हो। सर रिच पर्सनैलिटी, अच्छा रिचा लिखता है। नहीं अभिनव भाई, अभी इतनी ठंड तो नहीं आई है, बहुत दिनों बाद आज लाइव क्लास ले रही हूँ सर। मेरी शादी तय हो गई थी, बहुत मजा आ रहा है। विधि त्रिपाठी, बहुत ही बढ़िया। विधि कब तय हुई आपकी? कितने साल हो गए लगभग तय हुए? बताओ। विधि जी की हो गई यार, मुझे तो टेंशन होने लग गई। विधि जी की तय हो गई, भगवान विधि जी का भला करे। भला करे भगवान विधि जी का, कि इनकी तय हो गई है रे, हो गई है। सर वो वाला गा दीजिए, बुझे दिल पे दिए जलते नहीं हम क्या करें, बुझे दिल पे दिए जलते नहीं हम क्या करें। वाह, किसी के दिल में बस करके
दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। मोहब्बत कर तो लें लेकिन मोहब्बत रास आए भी। हजारों गम हैं इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम, तन्हा नहीं हम क्या करें। बड़ी तगड़ी तगड़ी लाइन है पुराने गानों में। और कोई तरीका आपके दिमाग में आता है इस टाइप के सवाल को करने के लिए? कोई भी और तरीका? मुझे तो नहीं लगता कि आएगा। हाँ हाँ। ये सवाल देखेंगे। ये कह रहा है कि DEF एक समकोण त्रिभुज है जो ई पर समकोण है। इसके अंदर वर्ग PQRS निर्मित है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। EP बराबर 48 है। EP बराबर 48 है। EQ बराबर 36 है। आपसे कह रहा है कि DF की लंबाई कितनी होगी, ये बताना है। DF। बड़ा ही तगड़ा सवाल है यार ये तो। बड़ा ही अलहदा सवाल है, अलहदा। कर पाएंगे अलहदा सवाल को? बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को, क्योंकि ये मेरे से भी मुश्किल से होगा। देखो, मैं ये कह रहा हूँ 12 चौक 48 और 12 तिया 36, तो 12 में पंजे 60, ये 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा। स्क्वायर है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 60। तो 60 से तो उत्तर ज्यादा ही आएगा, अब समझना। अब एक बात बताओ कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा। नहीं, ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वापस अल्फा आ जाएगा। मैं देख रहा हूं कि जो 10 अल्फा है वो 12 चौक 48 और 12 तिया 36, 4/3 है। ये 4 और ये 3 है तो 15 चौका 60, 15 तिया ये 45 हो जाएगा। अगर ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब आपको तो पता है कि अल्फा 4/3 है। 3 की जगह 20 है, 4 की जगह 80 हो जाएगा। ये भी आ गया हमारे पास। अब जो DF पूछा था वो 80 + 60 + 45, यानी लास्ट में 5 आएगा। 20 द करेक्ट आंसर। रवि गुप्ता सर, आप जैसे टीचर लाखों में एक है। मैं रवि गुप्ता कॉमेडियन बोल रहा हूँ। थैंक यू रवि। अतिथि यादव पूछने, सर आपकी शादी कब होगी? अतिथि, आपकी नज़र में है कोई अच्छी महिला तो बता दीजिए, बात चलवा दीजिए। आगे बढ़े। ये सवाल करेंगे। मुझे अच्छा लगा, आपने किया ऐसा। आपने किया ऐसा। आदि आपने किया बेटा? आप तो करते ही नहीं हो कुछ, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप क्यों करोगे? आपको करना ही नहीं है कुछ। आप मत करना कभी कोई सवाल। आपकी जिंदगी सवालों से घिरी हुई है। देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है। हमने इसको इससे मिला दिया। हमने इसको इससे मिला। तो हम तो ये जानते हैं ना कि जब भी मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, तो पता है क्या बनता है? रोम्बस बनता है। यानी VUTS क्या होगा? रोम्बस होगा। रोम्बस होगा। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ MST का एरिया, ट्राइंगल MST का एरिया हाफ ऑफ रोम्बस होगा VUTS। ये होगा, रोम्बस होगा। बोलो भाई। अरे बोल दो यार, बोल दो। बोलो ना, बोलो ना। अच्छा, आप एक बात बताओ छोटे से, मैं ये रोम्बस वाली बात आपको अलग से बता रहा हूँ, अलग पेज पे, ताकि आपको मजा आए और याद भी रहे। कह दो।
आप एक बात बताओ, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात मत बताओ। अगर मैं ये डायगोनल मिला दूं और ये डायगोनल मिला दूं, आपको पता है ये 90 पे कट करते हैं, और ये भी एल होगा, ये बी होगा, तो इसका एरिया हाफ ऑफ एल भी होगा या नहीं होगा? और आपको पता है रेक्टेंगल का एल भी होता है, तो हम जब भी ऐसा सवाल आएगा ये कह सकते हैं, जब भी ऐसा सवाल आएगा हम ये कह सकते हैं कि रोम्बस का एरिया रेक्टेंगल का हाफ होगा। ये बात लिख लेना जब मिड पॉइंट से मिलाकर बनाएंगे। तो अब अगर हमने ये रोम्बस बनाया है मिड पॉइंट को मिला के, तो हमने ये भी तो पढ़ी है ना प्रॉपर्टी कि किसी भी रोम्बस में या किसी भी पैरेललोग्राम में जब आप ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं तो वो हाफ होता है पूरे का। तो हाफ होता चला जाएगा, यानी ए बी सी डी का अगर 4 है तो उसका आधा ए बी सी डी का अगर 4 है एरिया, तो रोम्बस का कितना होगा? हाफ ऑफ ए बी सी डी। तो ये आ गया जी 1/4 ऑफ ए बी सी डी, यानी एम एस टी का एरिया और आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 4 होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एस टी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी 1/4 आएगा। उल्टा लिखा हुआ है, या तो उल्टा लिख लो या एक ई ऑप्शन बना के लिख लो 1/4। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। दीपक सिंह कह रहे हैं आदि से मोहब्बत तो होती नहीं, सवाल क्या करेंगे? दीपक, आपका क्या है ना, आपको, आप वो लड़के हो जिसको बस में मोहब्बत हो जाती है। ये वो लड़के हैं जिनको ऑटो में हो जाते हैं, जैसे ये ऑटो से जा रहे हो, दो लड़कियां ऑटो में और बैठी हो और वहां पे गाना चल जाए, हम तुमको निगाहों में इस कदर छुपा लेंगे, तो ये लड़के वहीं पे डूब जाते हैं। और फिर अगर कोई बाइक वाला बगल से आ जाए और सीटियां वगैरह बजाने लगे तो इनको वहां दिक्कत होने लगती है, क्योंकि इनको लगता है कि हम तुमको निगाहों में छुपा लेंगे। तुम हमसे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। ओ देखना ही सवाल। एपी 8 है इस सवाल में, एपी 8। अलग सा सवाल लग रहा है। पीबी 5 और पीआर 6। पीआर 6। तब पी क्यू का मान ज्ञात करो क्या होगा? पी क्यू का मान ज्ञात करो क्या होगा? बता सकते हैं पी क्यू? सेंटर है क्या? ओ और आर ये तो दिया नहीं है सवाल में, सेंटर है कि नहीं। क्या आ रहा है उत्तर? कोई बच्चा बताएगा? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए। सर जैसे वैं सर, हम अपनी मोहब्बत को लेकर कोई निगाह तो करे उनकी तरफ, आंखें नोच लेंगे। अरे यार ये सब मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। कैसे निकाला रामकरण आपने? रामकरण कैसे तुक्का मारा आपने प्लीज? रामू बताइए। रामू बताएंगे, बाकी सब बैठेंगे ऐसे ही। क्या बोले?
देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से? ये और ये। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बड़ा सिंपल सा है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। होगा या नहीं? तो आप देखिए ध्यान से कि अगर 5 की वैल्यू 6 है इधर, तो 8 की कितनी हो जाएगी? 9.6। तो ये आसान सवाल था एक। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, आपको पता रहना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और उत्तर बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सर केस की क्या रिपोर्ट है? कभी आज ग्रुप बना लूंगा स्टूडेंट का, आपको अपने आप सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी। एक सवाल देखेंगे, ये कह रहा था कि पीसी 8 है। ये हुआ किसी से? पीसी 8, पीडी 9 और सीडी 7। और आपसे इस व्रत की त्रिज्या पूछ रहा है, तो कई लोगों को तो पता होगा और कई लोग भूल जाएंगे कि ये व्रत बेसिकली एक्स सर्किल ऑफ ट्राइंगल पीडीसी है। पीडीसी, पीडीसी होता है पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है। अब एक्स सर्किल की रेडियस क्या होगी? आर बराबर, तो आप कहेंगे डेल अपॉन एस होती है, लेकिन यहाँ पे एक्स सर्किल है और सीडी को छू रहा है तो सीडी घट जाएगी। सीडी घट जाएगी। अब इसका एरिया कैसे निकालूंगा? डेल बराबर, तो आपने कहा अंडर रूट के अंदर सेमी पेरीमीटर 9 और 7 16 और 8, 16 और 8 24 का आधा 12, 12 में से 9 गए 3, 4 और 5, 4 थे 12√5। एरिया आ गया भाई, लिख देते हैं एरिया 12√5। एस कितना था? 12, और 12 में से 7 गई थी तो 5, यानी ये आ गया 12/√5। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी हो जो बताना चाहती है, कहना चाहती है, तो डाउट बता सकते हैं, कोई भी बॉडी। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकते हैं। अच्छा सवाल था। अच्छा क्यों था? क्योंकि लोग इसमें सोच नहीं पाएंगे कि एक्स सर्किल है, वो अपना दिमाग लगाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ये सब करेंगे, नौटंकी की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में ए बी 13 है। ये ए बी 13 है, ये अलग सवाल है। ए सी 14 है, ये 14 है, और ये 15 है। तो एरिया मुझे पता है, 13 14 15 का 84 होता है। एम एन टेंजेंट है इन सर्किल एबीसी पे। ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल एमबीएन। एमबीएन, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एमबीएन। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। बता सकते हैं? देखो इस एमबीएन ट्राइंगल के अंदर भी एक सर्किल है, ये, जिसकी रेडियस 1 है और इसका एरिया पूछ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं एरिया बराबर होता है डेल बराबर आर इंटू एस। आर इसकी एक है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एमबीएन। अगर मुझे इसका सेमी पेरीमीटर पता चल जाए तो वही उत्तर होगा एस एमबीएन। अब ये कैसे निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, ये आपको समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूं, एमबीएन का जो पेरीमीटर होगा वो ये हो जाएगी, ये और ये जो दोनों इक्वल है ना, तो इसका सेमी पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर होगा इसका ट्वाइस ऑफ, एमबीएन का पेरीमीटर होगा ट्वाइस ऑफ, इसको मैं टी मान लेता हूं, ट्वाइस ऑफ बी टी। लेकिन हमें तो सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो खाली बी टी हो जाएगा। ये आपको पता है या नहीं पता? अब देखो आपको अगर कुछ भी नहीं पता तो मैं इस बैच में कुछ भी पढ़ाने नहीं बैठा हूं, पहले आपको क्लियर कर देता हूं। ये बैच प्रैक्टिस बैच है और कुछ भी पढ़ाने नहीं बैठे। अगर जब भी कभी ऐसी लाइन खिंचती है, या आप ऐसे समझो, जब भी कभी ऐसे लाइन खिंचती है ये ऐसे, और आपसे इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछता है, तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर ये भुजा हो जाती है। ये आपने सर्किल में भी पढ़ा होगा और ट्राइंगल में भी हमने आपको पढ़ाया है। लेकिन हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए तो बीटी निकालना है। अब हमारा टास्क रह गया बस बीटी निकालना। तो मैंने बीटी को एक्स मान लिया, तो आपने कहा ये भी एक्स होगी फिर तो, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट की चीजें बराबर होती हैं। तो ये 13 माइनस एक्स होगी, ये भी 13 माइनस एक्स होगी। 14 में से इसको घटाऊंगा तो एक्स प्लस 1 हो जाएगी, ये भी एक्स प्लस 1 हो जाएगी। अब आप कहेंगे इन दोनों का जोड़ मिला के 15 आना चाहिए, यानी एक्स कितनी होगी? 7। तो 7 उत्तर आ गया। बहुत प्यारा सवाल था ये, अपने आप में अच्छा सवाल था। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लग रहे थे, हर कोई नहीं कर सकता था इसमें, हर कोई इस सवाल को नहीं कर सकता था, कई सारे कॉन्सेप्ट इस सवाल में लग रहे थे।
आपसे हुआ था ये सवाल? ये देखेंगे, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी एक दूसरे को 90 पर काटती हैं। यदि ए डी जो है वो 16 है और बी सी 12 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसमें कई सारे कंसेप्ट लगेंगे, मैं बताता हूँ। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, पहले इसकी रेडियस या डायमीटर चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब दो कॉर्ड ऐसे परपेंडिकुलर होती हैं तो डायमीटर होता है, डायमीटर बराबर होता है अंडर रूट के अंदर ओ ए स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, समझना। अब आपको ये पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ओ ए स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर क्या होगा? आप कहेंगे वो होगा ए डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और ओ सी स्क्वायर क्या होगा? बी सी स्क्वायर। अब आपको पता है एक 16 है और एक 12 है, यानी अंडर रूट, एक तो 16 का स्क्वायर है, एक 12 का स्क्वायर है, एक 3 का स्क्वायर, एक 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा, तो अंदर आ जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी 20 आ जाएगी। डायमीटर 20, तो रेडियस कितनी आ गई? 10। तो एरिया क्या होगा? 100 पाई। बड़ा अच्छा सवाल था। बट ये तभी हो पाएंगे ऐसे सवाल इतनी फास्ट जब आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। ये डायमीटर वाली बात हमने आपको लिखवा रखी है कि अगर दो कॉर्ड 90 पे कट करती हैं तो डायमीटर होता है ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर के सम का अंडर रूट। बोलो, कर पाए थे या नहीं? सर, मेंस डेट भी चेंज हो सकती है क्या सुनील? कोशिश तो नहीं है कि मेंस डेट चेंज हो, बट ये जज के ऊपर है कि उनको लगता है कि नहीं इतने बच्चे इन होंगे तो हमें बढ़ानी चाहिए, तो वो बढ़ा सकते हैं। बट हमने अपने इंटरिम रिलीफ में इसको ऐड नहीं किया है, क्योंकि हम ऐड करते भी तब अगर हमें नहीं लगता। हमें तो लगा कि ये केस हमारा तभी सुन लिया जाएगा 23-24 में ही, बट वो तब नहीं सुना गया। ये देखिए, बीसी बराबर 6, बीसी बराबर 6, एसी बराबर 16। तो सी डी ज्ञात कीजिए कितनी होगी, सी डी ज्ञात कीजिए कितनी होगी। सी डी, ओसी परपेंडिकुलर है सी डी पर। वाह, बहुत ही तगड़ा सवाल। ओसी परपेंडिकुलर है सी डी पे, गजबे है। आपसे क्या पूछ रहा है? सी डी बताओ क्या हो। सी डी, देखिए अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ा दूं, तो आप ये कह सकते हो कि सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है तो इसको बाइसेक्ट करेगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। अब हमें पता है दो कॉर्ड आपस में कट कर रही हैं, तो एक्स इंटू एक्स बराबर होगा 6 गुणा 16। 16 में 96, एक्स कितना आ गया जी? 4√6। बताओ, बस इसमें आगे बढ़ाना था और कुछ करना ही नहीं था। आपको लगा होगा पता नहीं कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया। जी अंकित, अतिथि बार बार एक ही चीज पूछ रही है, शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। अदिति, आपकी हो गई क्या? बताइए अतिथि।
चलिए, अच्छा सवाल था ये भी, आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा के इकाई है, के है। पी इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पी ए स्क्वायर, पी बी स्क्वायर, पी सी स्क्वायर, ये सब पूछ रहा है क्या। देखिए, अगर ये ए है, ए, ए, और ये भी ए है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड के दे रखी है, तो के ही लिखते हैं। मुझे तो लगता है ए होगी क्योंकि ऑप्शन में भी ए है, बट कोई बात नहीं। पी पॉइंट, आपको ये पता है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने की भुजाओं का स्क्वायर, ये पता है कि नहीं, आमने सामने की भुजाओं का स्क्वायर का सम, आमने सामने की भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन का सम उनके डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। बट पूछा है हमसे पी ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर, ठीक है, पी बी स्क्वायर, ये पूछा है हमसे, और पी सी स्क्वायर, ये भी पूछा है हमसे। गजब, मजा आ गया। बताएगा कोई बच्चा कैसे निकालेंगे? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। आदित्य कुशवाहा जी, आप तुक्का मार रहे हैं क्या? बोलो भाई, कैसे करेंगे? है किसी भी बच्चे के पास कोई तरीका, कोई तोड़, कुछ और? मैम बताइए आप, आपको तो आता भी नहीं है ना कुछ। गोबर है क्या आप गणेश? देखो, पी ए, एक बात ध्यान से सुनना, पी ए इंटू के बराबर प्लस पी बी इंटू के बराबर, यानी आमने सामने की भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा डायगोनल के इंटू पी सी। तो मैंने देखा के से के कट गया, एक चीज तो मुझे ये मिल गई कि पी ए प्लस पी बी बराबर होगा पी सी। एक तो मेरे को ये मिल गया भाई, पी ए प्लस पी बी बराबर पी सी है। यहां से कुछ हेल्प मिलेगी, यहां से कुछ हेल्प मिलेगी, हेल्प। ये बात तो पता लग गई कि हमें पी ए प्लस पी बी बराबर पी सी होगा। और क्या क्या निकाल सकते हैं हम? देखो, अब मैं ये कह रहा था आपसे, एक छोटी सी बात कह रहा था। इन्होंने हमें कुछ ऐसा तो दिया नहीं है कि ये बराबर है या नहीं है, ऐसा कुछ दिया है? नहीं, नहीं दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसको काइट मान लिया? काइट मान लिया तो ये बराबर होंगे और ये 90 पे कट करेगा बेटा, ये बराबर भी होंगे और ये 90 पे कट करेगा। तो अब तो मैं बड़े आसानी से ये सब बातें निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर ये 90 पे कट करेगा तो ये 60 होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये 120, ये 60 होगा। ये 90 पे कर रहा है तो ये 30 होगा। आपको पता है ये 60 तो ये भी 90 होगा। बहुत सारी चीजें अब हमारे पास निकल के आ गई, बहुत सारी चीजें अब हमारे पास निकल के आ गई। क्या क्या? अब मैं एक बात यहां से ये कह सकता हूं कि अगर ये 60 है, अगर ये 60 है और ये के है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर ये 60 है और ये के है तो ये होगा के बटे रूट, रूट 3 होगा के बटे। तो ये कितना होगा बेटा पीसी? तो आपने कहा कि जी ये रूट 3 होता है, ये एक, ये दो, ये इसका डबल होगा, यानी ये 2 के बटे रूट 3। सोचो हमने कितना आसान बना दिया। एक ये रिश्ता तो आपको याद रखना ही है। अब एक नई चीज और आपने सीख ली कि पी ए का स्क्वायर के स्क्वायर बटे 3 प्लस पीबी का स्क्वायर के स्क्वायर बटे 3 इक्वल है काइट मान लिया। ये अप्रोच सीखनी है आपको। प्लस पीसी का स्क्वायर 4 के स्क्वायर बटे 3। तो आपने देखा ही कितना आ गया, 2 के स्क्वायर आ गया। पहला वाला उत्तर है 2 के स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, अच्छे अच्छों से भी ना होने वाला सवाल था। अगर हम इमेजिनेशन नहीं लगाते तो हमें भी इस सवाल को करने में मुश्किल होती, बट ये सब चीजें हमने आपको सिखाई हैं, लगातार सिखाई हैं, कब क्या मानना है, कैसे मानना है, क्या करना है। रामकरण
तुक्का मार रहे हैं आप? रामू ये सवाल देखिए, बहुत तगड़ा है ये भी। ये किया था रामू आपने? रामू ने ये किया था, रामू ने। इस आकृति में ABCD एक वर्ग है और C वृत्त का केंद्र है और PQ व्यास है, तो एंगल PQR बताना है क्या होगा? कहां लिखा है? PQR बताना है क्या? वाह, गजबे है बे। सोचो, गजबे है, पता है क्या है गजबे? बताएगा कोई बच्चा? मैम आपको पता है? आपको आपको आता है कुछ? हल्का फुल्का आता है आपको कुछ? कुछ भी नहीं आता, आप तो गोबर गणेश है। यू आर सीरियसली द गोबर गणेश। बताओ भाई, इस सवाल का उत्तर बहुत अलग है ये। और आपके हाथ और मुंह ही दिख रहा है बस। देखना ही पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं है, हाथ मुंह सब देखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, अगर हम ये लाइन बना दें, आप में से किया किसी ने सवाल, अगर इसको इससे मिला दें, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये आर होगा, ये पूरा आर होगा। तो ये कितना होगा? ये 90 पे कट करेगा, ये बात तय है। आपने कहा बिल्कुल तय है। तो मैंने कहा अगर ये आर है तो ये R/2 होगा। होगा। आपने कहा कि जी ये भी आर है। अगर ये दो है तो ये एक है, आधा है। एक तरीके से ये दो है तो ये एक है, आधा है। अगर ये दो और ये एक, तो आप ये कह सकते हैं ये एंगल 30 डिग्री होगा। और अगर ये 30 डिग्री होगा तो बचा हुआ 60 डिग्री होगा। ये उत्तर है। सोचो इसमें कितना हल्का कॉन्सेप्ट लग रहा था। इसमें कितना हल्का कॉन्सेप्ट लग रहा था। सोचो, मैंने कुछ दिमाग ही नहीं लगाया, पता है। मेरे को भी नहीं पता था मैं इसे कर पाऊंगा। मैंने बस ऐसे ही हवा हवा में इसको मिलाया है इससे। तो मैंने कहा कि ये यहाँ से यहाँ तक आर, और ये डायगोनल है, मिड पॉइंट पे काटेगा, तो ये R/2। तो मैंने कहा अगर मैं आर को दो ले रहा हूँ तो ये एक आ रहा है, और अगर ये एक आ रहा है तो एंगल 30 डिग्री होगा। ये 30, ये तो 90 है ही। एंगल इन सेमी सर्किल, तो ये 60 हो गया। अच्छा सवाल था ये। देखो भाई, ST कितना है? 4। ये 4 है। TP कितना है? 6। ये 6। तो PQR का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? PQR का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? बड़ा ही गजब सवाल है। हर कोई बच्चा कर भी नहीं पाता इस सवाल को। देखो, PQR एक समबाहु त्रिभुज है। अगर मैं इसकी भुजा निकाल दूं तो बात बन जाएगी। आप कहेंगे जी बिल्कुल बन जाएगी।
लेकिन भुजा निकलेगी कैसे, मुद्दा इज दैट कि भुजा निकलेगी कैसे भाई। इतना आसान थोड़ी है भुजा निकाल देना। तो मैं सिखाता हूँ कैसे निकलेगी। देखो, आप इसको इससे मिलाओ। मिला दिया आपने, आप कहेंगे जी मिला दिया। मैंने कहा अगर ये एंगल 60 है, आप तो थीटा मान लेता हूँ, अभी थीटा मान के ही बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने कहा ये 180 माइनस थीटा होगा। होगा। अच्छा, ये कितना होगा, आपने कहा ये भी 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये भी थीटा है। आप 120 मान लो। आपको तकलीफ हो रही है ये मानने में, तो आप 60 से ही कर लो कि ये 60, तो ये 120। मैंने इसलिए बता दिया था थीटा से कि कल को अगर ये आइसोसेल्स भी रहेगा तो भी हम निकाल देंगे पी क्यू। 120 और एक एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है। मैंने ये भुजा ए मान ली, तो मैंने इस ट्रायंगल में 120 के सामने क्या है, आपने कहा ए। इस ट्रायंगल में 120 के सामने क्या है, 10 बराबर। इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है, बड़े वाले में फायदा है अल्फा, अल्फा के सामने से फायदा नहीं है। हम इस एंगल को गामा मानते हैं, तो बड़े वाले में ये वाला गामा होगा। तो छोटे वाले में गामा के सामने 6, बड़े वाले में गामा के सामने ए। तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 60 आ गया। अगर ए स्क्वायर 60 है तो एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर यानी कि 60 बराबर 15 और √3। ये उत्तर है बी। बी उत्तर है, अगर कोई डाउट है तो बता दो। बी उत्तर है, अगर कोई डाउट है तो बता दो। अच्छा सवाल था ये, और इसमें हमने सिमिलरिटी लगाई कैसे, टी क्यू को मिला के। आप सोच रहे होंगे ये 60 है तो ये 120 कैसे हुआ, आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। ये 60 है तो लीनियर पेयर एंगल से ये 120 हो गया। ये दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिए, कौन कौन से बता देता हूँ, टीपी क्यू, टीपी क्यू और क्यू पी एस, ये सिमिलर किए। लेकिन आप मेंस वाले बच्चे हो, आपको इतना आना चाहिए, वरना आप प्री में आओ। हमारे 3 लेवल का बैच है, एक स्पेशली मेंस है या मेंस का टॉपर, एक खाली टॉपर जिसमें हम वीओडी दे रहे हैं, और एक आएगा फाउंडेशन 21-22 तारीख से। ये सवाल देखो, मेरे को ये ज्यादा सही लगा। ये कर लोगे, आदि में माफ कर लोगे, ऋचा में माफ, सुधा में माफ, कोई नहीं करेगा। आता ही जाता कुछ नहीं है तो करोगे क्या खाक, आता ही जाता कुछ नहीं है तो करोगे क्या खाक। देखो भाई, अगर ये 40 है, ये सीडी कोड यहाँ 40 बना रही है, तो यहाँ कितना बनाएगी, 20 बनाएगी। अगर यहाँ 20 बनाएगी तो यहाँ पे कितना बनाएगी, आपने कहा ये 65 है तो ये 45 बनाएगी। अगर ये 45 है, समझना ये 45 है और ये दोनों रेडियस हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ ये भी 45 होगा फिर उस केस में, 45-45। अब अगर ये 45 आ गया तो यहाँ से x प्लस वाई 180 माइनस 45 135 हो जाएगा। बेहद सिंपल था। आप अगर x और y दोनों निकालने पे लग जाएंगे तो आप पागल कहलाएंगे। हमें तो x प्लस वाई पूछा है तो हम एंगल b निकालेंगे बस, और वो हमने कैसे निकाला, हमने कहा ये 40 तो ये 20, ये वाला 20। अब ये 20 और ये 65 है एक्सटीरियर, तो ये 45, ये 45 तो ये भी 45, वो 135 आ गया। बोलो। ये सवाल मेरे को थोड़ा अलग लगा, इसको करा आपने क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी पूछ रहा है, एडी की लंबाई क्या होगी, एडी।
एडी 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 रे रामा एडी 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 रे। बताओ भाई, ये करा किसी बच्चे ने या नहीं करा? बता दो मुझे, एडी निकाला या नहीं? ए ओ बराबर ओडी है, ये दिया हुआ है। सेंटर जो है वो ओ से ए तक की दूरी और ओ से डी तक की दूरी आपस में बराबर है। फिर क्या होगा? ये किया था किसी बच्चे ने? एनीबॉडी एल्स? किसी भी बच्चे ने किया था इसको? सर लास्ट वाला बहुत लेंथी कराया मैंने। लास्ट वाले में लेंथी तो कुछ था ही नहीं, आपने पता नहीं कैसे लेंथी करा। कुछ था ही नहीं लेंथ लास्ट वाले में। बताओ, ये सवाल करो। ये बहुत प्यारा है। ये किस किसने किया था? मैंने इतने लेवल के सवाल करा दिए कि अगर एसएससी ने अपना मूड चेंज किया कि वो अच्छे सवाल भी पूछेंगे, अगर उन्होंने अपना मूड भी चेंज करा तो भी इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। देखते हैं भाई, इसको कुछ ट्राई करते हैं। सर ए ओ बी और डी ओ सी को सिमिलर कर सकते हैं? ए ओ बी और डी ओ सी, चलो एक बार इनके हिसाब से देख लेते हैं। ए ओ बी और डी ओ सी को सिमिलर कर सकते हैं, ये क्या है? कैसे भाई? ये ए ओ दो भुजाएं बराबर हैं, थोड़ा सा मुश्किल नहीं लग रहा? मेरे को तो कर लेंगे, कुछ ऐसी बात नहीं, मजा नहीं आएगा ऐसे।
मैं तो कुछ ऐसा सोच रहा था, पता है, कि इसको पूरा सर्किल बना लें, अगर इसको पूरा सर्किल बना लें तो कुछ बात बनेगी या नहीं, बट दिख नहीं रही मुझे बनती हुई। तो अभी जो हमारे पास दिमाग में आ रहा है वो देखते हैं एक बार लगा के। तो मान लेते हैं मैंने इसको इससे मिलाया और मैंने इसको इससे मिलाया। मैंने कह दिया कि ये तो भाई आर होगी, आपने कहा ये भी आर। ठीक है, ये दोनों आर। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर ये आर है और ये बराबर है, ये वाली चीज तो बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों दूरियां भी बराबर होंगी। बोलो होंगी या नहीं? यानी मैं इनको एक्स एक्स मान लूं, एक्स एक्स मान लूं, चलेगा? तो आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, एकदम मान सकते हैं। अब हमें जो निकालना है वो ए ओ चाहिए हमें। ए ओ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में हम कोई रिश्ता निकाल लेते हैं तो बात बन जाएगी। आपने कहा जी ये 9 - एक्स होगा और ये 16 - एक्स होगा। आपने कहा अगर ये यहाँ से यहाँ तक 16 - एक्स है तो ये भी 16 - एक्स होगा। और आपने कहा 9 - एक्स है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 9 - एक्स होगा। ठीक है। अच्छा हम कुछ और भी मिला सकते हैं, इसको इससे भी मिला सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर होगा। सही है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दो राय ही नहीं। ये 16 - एक्स, ये भी 16 - एक्स, ये आर और ये आर, ये दोनों आर आर आ गई। ये भी आर आ गई, ये भी आर आ गई, ये 16 - एक्स, ये 16 - एक्स आ गई। तो आपको पता है कि ये भी एक काइट बन गया। काइट में भी जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये भी काइट है, आर आर और 9 - एक्स, 9 - एक्स, हमारे पास दो तीन काइट आ गई भाई यहाँ पे। इससे फायदा क्या मिलेगा हमें, ये देखना। ये भी काइट है, तो इससे मिला दें, काइट है। हम कह सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर हैं। ये अल्फा है तो वो भी अल्फा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा है। ये तो कह सकता हूँ मैं कि ये अल्फा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा है। बट इससे फायदा कुछ निकलेगा? अब यहाँ से टेन बीटा जो है वो 16 - एक्स/आर आ रहा है, और टेन अल्फा 9 - एक्स/आर आ रहा है। आ रहा है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है। कुछ और आ रहा है दिमाग में? सर मैंने आपको बताया था ना, रिकॉर्डेड क्लास में लास्ट क्वेश्चन में क्लास बंद हो जाता है और बच्चे लास्ट क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं। प्रॉब्लम कुछ के साथ है, आप प्लीज टीम से बोल दीजिए कि ऋतिक मौर्य को कनेक्ट कर लें, उसको हो रही है प्रॉब्लम। एओ और एडी बराबर दिखता है सर। एओबी और डीओसी को सिमिलर कर सकते हैं। एओबी में एक अल्फा है और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, और आर भुजा है और ये 9 है। मजा नहीं आएगा यार ऐसे, और कुछ सोचो जरा, दिमाग लगाओ भाई। लग रहा है किसी के पास दिमाग नहीं? सुनील कुमार, रामपुर रामघाट से हूँ सर। जी सुनील। हाँ 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 हाँ, कुछ लग रहा है दिमाग। अच्छा अगर हम पूरा बना लेते उससे कुछ फायदा दिखता? मान लेते हैं कि अगर हम पूरा बना भी लेते इसको ऐसे, फिर ऐसे लाइन खींचते, ऐसे लाइन खींचते, कुछ फायदा उससे निकलता नहीं है। हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक, ऐसे हो जाता है। हम कहते हैं आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होना चाहिए। इसका और इसका, इसका और इसका, 5 भुजा हो गई क्या? एक दो तीन थी,
मजा नहीं आ रहा यार इस सवाल में मुझे। पर तो मुझे याद है इस सवाल का, 12 12 24 हो जाएगा। मजा आ नहीं रहा, दोबारा देखते हैं, कुछ करेंगे। पहले इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा, तब मजा आएगा करने में, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसको करना। ठीक है। अब मैं कह रहा था कि अगर हम इस सर्किल को कंप्लीट करते हैं, मान लेते हैं इस सर्किल को कंप्लीट करते हैं, इस सर्किल हो गया कंप्लीट लगभग। यहाँ से मुझे लगता है कि कुछ बात बनेगी। ठीक है दोस्त, ये सर्किल हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब अगर ये सर्किल हमने कंप्लीट किया है तो ऐसे ही वहां पे भी भुजा होंगी, कुछ बात बनेगी उससे। ऐसे जाएगी एक लाइन। ठीक है। मैंने मिरर इमेज बनाने की कोशिश की है दोस्त, मैंने इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश की है, 3 भुजा और 3 इधर, बट उससे कुछ फायदा बनेगा नहीं मेरे हिसाब से। कुछ बनेगा? मैंने कराया तो है पहले भी, 24 आंसर है ऐसे मुझे याद है, जहां तक जी मुझे भी याद है 12 आंसर था, बट मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा। लंबा तरीका तो मेरे पास है ही। बताओ आप, तो मैं बता दूंगा लंबा तरीका। सोचो थोड़ा सा और कुछ, नहीं तो फिर लंबा मेथड तो है ही जो हम कर सकते हैं। चलो फिर जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते हैं, पीछे करते जाते हैं इसको। यही था। ऐसे ही करते हैं, देखना। अच्छा, जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल कहा था, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, कह सकते हैं। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180। यानी यहाँ से थीटा कितना आ गया, 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर थीटा 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो मैं ये कह सकता हूँ इस ट्रायंगल में कि ये थीटा है और ये 90 है, तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा होना चाहिए था ये 90 और ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के। अब मैंने इस ट्रायंगल में क्या करा,
मैंने टेन अल्फा प्लस बीटा लगा दिया। आप कहेंगे कि टेन अल्फा प्लस बीटा होगा आर बटे एक्स होगा। आपने कहा इसका फॉर्मूला खोल देता हूँ। टेन अल्फा किसके बराबर है? 9 - एक्स बटे आर। 9 - एक्स बटे आर प्लस टेन बीटा किसके बराबर है? 16 - एक्स बटे आर। आप याद ही कर लेना अब तो इसको। 1 - 9 - एक्स 16 - एक्स बटे आर बराबर आर बटे एक्स। अब देखिए होगा क्या कि ये आर इधर जाएगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा। अच्छा, आर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये आर स्क्वायर बनाता हूं और इस आर स्क्वायर को इससे काट देता हूं, ऊपर चला जाएगा ये। तो अब ये कितना आ गया शॉर्टकट में? एक्स इंटू 25 - 2x बराबर आर स्क्वायर माइनस 9 - एक्स और 16 - एक्स। आपको तो ये पता ही है कि हमें तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकालना है। वो यहां से निकल आएगा। देखो 25x - 2x² बराबर आर स्क्वायर माइनस 16 × 144। और ये कितना आएगा जी? माइनस का 9x माइनस का 16x प्लस का 25x और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। आपने कहा जी 25x से 25x कट गया। इस 2x² को इधर लेके जाऊं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, जो कितना आ रहा है? 144। आपको पता है अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 144 आ रहा है तो ये चीज 12 आ जाएगी और ये भी 12, तो उत्तर आ जाएगा 24। बट ये तरीका मुझे उतना जमा नहीं। ये तरीका दीपक सिंह, आप रोज एक ही कमेंट करने आते हो, आप इतनी गलतफहमी में क्यों रहते हो? आप जितनी बातें बोल रहे हो सब गलतफहमी वाली बातें हैं। बहुत गंदा सवाल था यार ये। सर एक बात बोले, मेरा सीजीएल प्रीलिम्स नहीं निकल पाया, क्या मेंस एग्जाम के बाद बैच खत्म हो जाएगा तो प्री एंड मेंस के लिए क्या आप एक फ्री बैच दे देंगे मुझे? बिल्कुल दे देंगे किशोर यार, ऐसी बातें कर रहे हो आप, इतने प्यार से कह रहे हो और हम मना कर देंगे? आप सोच भी कैसे लेते हो यार? हमारे बारे में इस तरीके की बातें सोचना भी गलत है कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। चलिए एक दो सवाल होमवर्क में लिख लो, ये आसान सवाल है, आरडब्ल्यू में लिख लो। ये सवाल भी मुझे लगता है आसान है। क्यों? क्योंकि PT² बराबर PA इंटू PB लगा देंगे। PT² बराबर PA इंटू PB लगा देंगे भाई। ये तो महालल्लू सवाल है, महालल्लू जिसको कहते हैं। कर लो, एक दो लल्लू भी कर लो। कौन है जो ये एक दो लल्लू सवाल पूछ रहा है? ये 2x है और ये 3x है। अब वो पता ही होगा, जब कभी ऐसा सवाल आता है कोई नई चीज नहीं है, आप क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो आपको पता है अब ये 90 90 बन जाएंगे और ये 3x है तो ये 6x हो जाएगा। अब अगर ये 90 90 बन गए तो इन दोनों का जो सम है 8x। आप मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी के कहने पे पैसे लेके कमेंट कर रहे हो दीपक सिंह? ऐसा मत करो बच्चे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो ना तुम। दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे क्या मतलब है तुम्हें? तुम तो अपनी पढ़ाई करो। स्टैटिस्टिक्स कब से शुरू होगी? मंडे से शुरू होगी। कल एक 30 क्वेश्चन का टेस्ट करा दूंगा और फिर मंडे से स्टैटिस्टिक्स शुरू हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये थीटा दे रखा है। इस सवाल का उत्तर बताना भाई। बता दोगे उत्तर सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे भरम धीरे धीरे। देखो अगर इस सवाल में टेढ़ा भी दे रखा है तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी और इसको सीधे कर देना बदतमीज। ये लो, सीधा कर दो इसको ऐसे। समझ गए? इसको सीधा कर दो ऐसे और इसको सीधा कर दो। कर सकते हो सीधा है नहीं? आपको पता है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा।
मुझे जो निकालना है वो ये निकालना है कि मैं अगर इन दोनों एंगल का सम निकालने में कामयाब हो जाता हूँ तो बात बन जाएगी। मैं इन दोनों एंगल का सम निकालने में कामयाब हो जाता हूँ तो बात बन जाएगी, आप कहेंगे। तो मैंने कहा अगर इतने इतने हिस्से की बात करूं, इतने इतने हिस्से की, तो आपने कहा इतने इतने हिस्से का जो सम होगा वो 50 के बजाय मान लो 130। इतने इतने हिस्से का सम जो होगा वो 30 होगा। ठीक है भाई। अच्छा, आपको पता है कि ये एंगल तो बराबर होगा, ये एंगल बराबर होंगे। अब ये इसके भी बराबर होगा, मान लेते हैं अल्फा अल्फा, तो ये भी अल्फा अल्फा। तो अब आपको पता है कि ये जो 2 अल्फा है ये 30 है, क्योंकि मैंने तो इस लाइन को सीधा कर दिया, ये 30 है। यानी इन दोनों का सम कितना आ गया है? 30 आ गया है। बराबर नहीं करेंगे, अलग अलग लेंगे तो भी सम 30 आएगा, यानी टोटल सम 130 प्लस 30 160 हो चुका है। अगर ये सम 160 हो चुका है तो ये बचा हुआ थीटा 20 हो जाएगा। आपने बहुत सारे सवाल और तरीके देखे होंगे, बट इतने अल्टीमेट तरीके नहीं देखे होंगे आपने, इतने अल्टीमेट तरीके नहीं देखे होंगे। और दीपक, हम कोई टारगेट नहीं कर रहे। आप बताइए, इतना बड़ा मामला था, एसएससी में इतना बड़ा झोल हुआ, और सोचिए हम आके प्रूफ भी दिखा रहे हैं और हर एक बात बता रहे हैं, और सामने से कोई आके ये कह के डाइवर्ट कर दे इस चीज को कि क्योंकि उसको बीजेपी वाले लोगों ने बोला है कि तुम हमें सपोर्ट करो, सरकार पे उंगली मत उठने दो, चाहे उसमें बच्चों का नुकसान हो जाए। तो आप ये मानते हो कि ये चीज सही है? बताओ। नहीं तो उसी वक्त हम लोग जीत चुके होते, कोर्ट की जरूरत भी नहीं रहती। अगर सब लोगों ने साथ में आके जबरदस्त सपोर्ट किया होता तो जीतेंगे तो हम अभी भी, कोई रुक नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कर लेंगे आप, तुझसे मुझसे एपी बाई पूछ रहा है, एपी बाई। ये कोई सवाल में सवाल है यार, एपी बाई, बीपी बाई, सीपी बाई। चलिए RW में लिख लीजिए। बहुत सवाल किए हमने, बहुत। ये एक सवाल देख लीजिए, दी गई आकृति में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो डीई की लंबाई बतानी है, क्या हो डीई की लंबाई? देखिए बड़ा सिंपल है, डी मतलब कि यहाँ पे पॉइंट है, सेंटर से गुजर रहा है और यहाँ पे है ये टच वाले पॉइंट पे है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 4 और ये 4, तो ये 2 2 हो जाएंगे, ये 2 2 तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये पूरी 4 + 2 6 आ जाएगा। सवाल में सवाल था क्या कोई ये? ये सवाल में सवाल था क्या? क्योंकि वो भी, अब आप सोच रहे होगे कि डी इसके बराबर क्यों हो गया, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, पैरेलल साइड्स हो जाएंगी। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ये 3 4 5 दे रखा है। 3 4 5 का मतलब कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और तब पूछ रहा है डी क्या होता है। वाह। ऐसे सोचो, ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ऐसे बना हुआ है, और आपसे ये चीज पूछ रहा हूं, ये चीज। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5, समझना, आपको पता है कि ये साइड्स पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, दिख रही है, पैरेलल ही होंगी। अगर ये पैरेलल है और आप कह रहे हो कि ये 3 है और ये 4 है, तो ये इसी अनुपात में होगा। समझो इस बात को कि ये, आपको कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं? तो आपने कहा कि जी ये तो इक्वल होना चाहिए पार्ट, अब ये पूरा इक्वल होना चाहिए, तो मैंने ये कहा कि अगर ये इक्वल है
तो ये x+1 होगा और ये x होगा, होगा या नहीं? बताओ पहले आप कहोगे हाँ जी, क्योंकि ये यहाँ से टेंजेंट है तो ये 4+x और ये भी 4+x होना चाहिए कि नहीं? अरे बोल दो भाई, क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को कह रहा हूँ कि ये पैरेलल है और ये अल्फा है, तो दोनों में जो टेन अल्फा होगा 3/4 वो बराबर होगा बेटा 4+x। नहीं, ये तो फिर 45 होना चाहिए ना, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 4+x पैरेलल नहीं होगी इसका मतलब ये। हाँ हो तो गया, सही तो है, ठीक है। पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल वाली बात हटा देता हूँ। बड़ा तगड़ा सवाल है, बट मज़ेदार सवाल है। ऐसे सवालों से दिमाग खुलेगा, देखना जरा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये x+1 है, दूसरा कलर ले लेता हूँ। अगर ये x+1 है तो ये भी x+1 होगी और ये x होगी, यानी 2x+1 5 होगा तो x 2 होगी। x 2 यानी कि ये 3 और ये 2, ये आ गया 3 और 2। आपने कहा x 2 तो ये पूरी कितनी हो गई? 6, ये 6 और ये भी 6, तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से? 6√2। ऑप्शन में है? नहीं है। नहीं भी होगा तो भी चलेगा। अच्छा सवाल था, मगर अच्छा सवाल था, इसने दिल छू लिया मेरा इस सवाल ने, पता है। दिस क्वेश्चन टच माई हार्ट। ये सवाल आप सबने समझा कितना तगड़ा है यार? सोचो मैंने क्या करा। दीपक भाई देखना जरा ध्यान से, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर ये 4 है और ये पूरी सेम होगी तो मैंने इसको x माना, 4+x, तो ये x+1 हो गई। अब ये x+1 तो ये भी x+1 और ये x, तो x+x+1 5 आ गया, x 2 आ गया, ये 2 और ये 3, बात खत्म। तो ये आ गई 6, ये 6 तो ये 6√2। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। ये भी अच्छा सवाल है। देखो मैं ये कह रहा था कि ये बराबर होगी, अगर मैं इसको x मान रहा हूँ तो ये 5+x होगा या नहीं होगा? 5+x, तो आप कहेंगे होगा। अब ये 5+x और ये x, यानी 5+2x, x आ गया जी 1, ये 1, ये आ गया 6, तो 6 और 3 9, ये 9 9 हो गया। अब आप कहेंगे कि डी निकालनी है। अब यहाँ पे तो ना राइट एंगल बन रहा है ना कुछ, तो हम थीटा मान लें। हमने थीटा मान लिया, हम इस ट्राइंगल में कॉस थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं? आपने कहा निकाल सकते हैं। क्योंकि अब पैरेलल जैसा तो कोई सीन बन नहीं रहा है, तो कॉस थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल में? तो आपने कहा कि जी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 7 49/2 × 8 × 3 बराबर कॉस थीटा पूरे बड़े ट्राइंगल में। तो आपने कहा 6 और 3, ये 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मान लिया हमने डी को, बटे 2 × 9 × 9। आपने कहा जी 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया जी? -40, 24, 8 × 3 = 24, ये 1 आ गया जी। कॉस थीटा 1 आ रहा है, थीटा 0 हो गया क्या भाई? ये तो बड़ा गंदा आ रहा है, ऐसे 1 तो नहीं आना चाहिए था। 9 का स्क्वायर x 9 आ गया सीधे। ये सवाल मुझे टेक्निकली गलत लग रहा है, क्योंकि कॉस थीटा 1 कैसे आ रहा है? अच्छा 1 नहीं आ रहा ना, 1/2 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। 9 आ गया उत्तर। अच्छा सवाल था ये भी। देखिए एक में तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो बात ही कुछ नहीं पड़ी। एक में तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो बात ही कुछ नहीं पड़ी, लफड़ा ही खत्म हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से। एक में हमें पाइथागोरस लगाना पड़ा, राइट एंगल ट्राइंगल था, a√2। एक में हमें कॉस लगाना पड़ा क्योंकि कुछ और नहीं दिया था। अच्छा सवाल था मगर ये भी। ये सवाल देखो, यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है, मेरे लाल पे तो सारा जग झिलमिला।
देखो, ABCD और APDC समांतर चतुर्भुज हैं। ABC और DCQ के क्षेत्रफल 24 और 11 हैं। ABC का क्षेत्रफल कितना है? 24। तो ये भी 24 होगा। और अगर ये 24 है, आपको पता होगा कि जैसे कोई भी समानांतर चतुर्भुज है, आप कह रहे हो कि जी ये 24 है, तो ये हाफ होता है पूरे का, ये भी 24 होंगे। अब आपने कहते एक 11 है DCQ, तो दूसरा वाला 13 होगा। पूछा क्या है? APD का क्षेत्रफल पूछा है, 13 आ गया। कुछ था ही नहीं सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं था। ये सवाल बहुत प्यारा है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ई भुजा सीडी का मध्य बिंदु है। बिंदु AFB का क्षेत्रफल 22 है। AFB का क्षेत्रफल 22 है, ठीक है। और BEC का क्षेत्रफल 12 है। BEC का क्षेत्रफल, देखो आपको एक बात तो पता होगी, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी नहीं, कि जब कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में त्रिभुज बनते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज मेरे दोस्त ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच जो त्रिभुजों का एरिया होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब ADB का एरिया, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्या पता आपको ये बात पता है नहीं, ADB का एरिया AEB के एरिया के बराबर होगा। अगर मैं इसमें से AFB का एरिया घटा देता हूँ, दोनों में से AFB सेम है, तो आपने कहा कि जी यहां से तो आ जाएगा ये AFD, और एक तरफ से आ जाएगा जी ये BFE, यही बचेगा। तो आपने कहा कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐसे केसेस में बराबर होता है, यानी आप ये कह सकते हैं इसका एरिया x है तो इसका भी x होगा। ये बात कह सकते हैं कि नहीं? आपने कहा ये कह सकते हैं। अब AFB का एरिया कितना है? वो कहा आपने 22 है जी। BEC का एरिया कितना है जी? BEC का एरिया 12 है, ये रहा जी 12। तो हमसे DEF का एरिया पूछ रहा है, क्या होगा? DEF का एरिया पूछ रहा है हमसे, क्या होगा? गजब ही सवाल है, गजबे जिसको कहते हैं वो है। और E जो है वो मिड पॉइंट था। बताओ। तो आपको नहीं दिखता ना?
ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे सवाल में? अच्छा, आपको एक बात समझ में ये भी आ गई होगी कि जो एरिया है, अगर ये मिड पॉइंट है इसका, ये समानांतर चतुर्भुज था, तो ये भुजा 1 और ये भुजा 2 है, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो मैं इसका भी एरिया निकाल सकता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, तो 1 का 5.5 होगा इसका एरिया, 5.5, 5.5 होगा इसका एरिया, निकाल सकते हो। अब आप मुझे 5.5 ही होगा ना पक्का, 1 और 2 का एरिया है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, जिसकी एक भुजा 1 और ये 2। अच्छा, हम ये भी तो निकाल सकते हैं, रुकना, इसकी ये भुजा 1 है, तो ये 1 अल्फा के सामने की, और ये 2, 1 और 2। चलो सारी बातें छोड़ो, आप तो मुझे बस एक बात बताओ छोटी सी, कि डायगोनल के इधर का एरिया यानी 22 + x, डायगोनल के इधर का एरिया 22 + x, और डायगोनल के उधर का एरिया 17.5 + x। पूछा गया है हमसे ये सवाल में, हाउ इज इट पॉसिबल यार, डी ई एफ का ही एरिया पूछा है, तो 5.5 आ रहा है यार, ये पैरेलल नहीं होगा क्या? मैंने गलत किया है क्या कुछ? देखना भाई, मिड पॉइंट नहीं है, फिर ई जे पॉइंट, वही मैं कह रहा हूँ, देखो गलत दिया है ना सवाल में, ऊपर लिखा है ई जे पॉइंट ऑन साइड सी डी, और नीचे लिख दिया मिड मिड पॉइंट, गलत लिख दिया। ये बात हटानी पड़ेगी, मिड पॉइंट नहीं है, करेक्ट कर लेना आपकी सीट में, मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट होता तब तो 5.5 सीधे आ जाता, मिड पॉइंट नहीं है दोस्त, है ही नहीं मिड। ये लो, जब मिड पॉइंट नहीं है तो अब आप समझो कि इसके इधर का एरिया कितना है, 22 + x, इधर के एरिया भी 22 + x, तो ये 10 होना चाहिए, तभी तो 22 + x होगा। अच्छा सवाल था, अच्छा और टेक्निकल सवाल था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कहा अगर इधर का एरिया 22 + x है तो डायगोनल के उधर का एरिया भी 22 + x होना चाहिए, कर दिया, खेल खत्म कर दिया। कल आपका मॉक है। जी जी इंदिरा जी, दिलवाता हूँ, आपने देखा होगा हमने इधर भी काफी सारे सवाल आपको करवाए हैं। देखो, समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल बताओ, कितना प्यारा सवाल है। आप एक बात बताओ, समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये 9 और ये 25, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भुजा 3 और 5 का अनुपात होगा, ये 3 अल्फा और ये अल्फा 3-5 का अनुपात होगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 3-5 का अनुपात होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है सवाल में, एबीसीडी का क्षेत्रफल बताओ क्या हो। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ये छोड़ो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एरिया का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है 25 नंबर 225, तो ये 15-15 आ जाएंगे, और ये तो इक्वल होंगे, अभी मैंने बताया आपको, तो ये कितना आ गया, 15-15 30, और 25 55 और 9 64 उत्तर आ गया। इससे ज्यादा सरल और क्या होगा। कुछ एक सवाल और थे जो मैंने होमवर्क में कराने थे आपसे, ये सवाल देख लेना, आसान है, ये देख लेना आसान है, जो 2 फंडे बताए थे वही दोनों फंडे इस सवाल में लगेंगे। इस सवाल में कुछ नहीं, इमेजिनेशन करना कि जब हम इधर खिसका रहे हैं तो 16% नीचे जा रहा है, पूरा 100% खिसका देंगे तब क्या होगा, तो वहां से आप डी आराम से निकाल सकते हो। कैसे? 100% और 16%, यानी 10 और 4 का अनुपात रहेगा, ठीक है। ये भी आसान है, जैसे अभी पीछे आपको बताया था मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल में बी ई डी एफ निकालना, वैसे यहाँ पे करना है। ये सीजीएल प्री 2024 में एक लंबा चौड़ा सवाल आया था, है आसान, बट ऐसे लंबे चौड़े सवाल भी आ रहे हैं जिनको पढ़ने में टाइम लगता है, तो मेंस में भी ऐसा सवाल रिपीट होने की आशंका है। ये भी बहुत प्यारा सवाल है, इसमें कुछ मत करना, ओ को सी से मिला देना बस, और अंक
एंगल मान लेना अल्फा, अल्फा ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4 से गुणा कर देना रेक्टेंगल का निकालने के लिए। ये भी आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, आरडब्ल्यू में कर लेना भाई। ज्योमेट्री में हमने बहुत बेइंतहा प्रैक्टिस की। अब हम 30-30 के मॉक की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। और आपने कहा कि मैं आपको 300-400 बढ़िया सवाल दे दूं, वो भी मैं इंदिरा देता हूं आपको, कोशिश करता हूं आज ही देने की इंदिरा, ठीक है, बल्क में। ठीक है, चलो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।